अमन राजस्थान के जयपुर का एक बड़ा बिजनेसमैन होता है। उसके परिवार में उसकी बीवी नेहा और बेटा वंश और बेटी अनवी होती है। उनका परिवार काफी खुशहाल होता है। एक दिन अमन कहता है, नेहा, काफी वक्त हो गया, हम लोग कहीं साथ घूमने नहीं गए हैं। हाँ ये तो है। तो बताओ कहाँ चले? मसूरी, नैनीताल? नहीं, हम लोग कौलपुरी जाएंगे। ये कौन सा हिल स्टेशन है? ये कोई हिल स्टेशन नहीं, बल्कि एक गांव है जो चारों तरफ जंगल और नेचर से घिरा हुआ है। अरे वाह पापा, मजा आएगा, जल्दी चलो। अमन अपने पूरे परिवार के लिए पहले ही कौलपुरी में रहने के लिए फार्म हाउस बुक कर लेता है और वेकेशन के लिए वे सभी घर से निकल जाते हैं और कुछ घंटों के बाद वे कौलपुरी पहुंच जाते हैं। आसपास काफी घना जंगल होता है। अमन, ये जगह तो काफी सुनसान है। यहाँ रहना सेफ तो है ना? अमन नेहा के सवाल का जवाब देने के लिए उसकी तरफ देखकर कहता है, हाँ तुम चिंता मत करो, मैंने फार्म हाउस बुक किया है, बिल्कुल सेफ है यहाँ। और जैसे ही अमन सड़क की तरफ देखता है, उसके कार के सामने एक आदमी अचानक ही आ जाता है, जिसे बचाने के लिए अमन तुरंत ही ब्रेक लगा देता है। अमन उतरकर बाबा के पास जाता है। बाबा, आप ठीक तो हैं? आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन बेटा तू इस वीरान जगह में क्या कर रहे हो, वो भी अपने परिवार के साथ? बाबा, वो हम लोग घूमने के लिए आए हैं, यही पास के पुलवा में फार्म हाउस में रुके हैं। अच्छा, वो क्या? मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, मेरा भी घर वहीं है, पुल के पास। अच्छा, तो आप भी हमारे साथ चलो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, वैसे ऐसा क्यों लग रहा है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, लेकिन मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। कहीं बेटा तुम अम्प्ले कंपनी के मालिक तो नहीं? जी हाँ, वो मेरे पापा की ही कंपनी है और अब उनके जाने के बाद मैं ही संभालता हूँ। लेकिन आप कैसे जानते हैं, और आपका नाम क्या है बाबा? मेरा नाम माधव है, मेरा एक दोस्त वहीं काम करता था, तो उसने तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा की भी फोटो दिखाई थी। अमन बातें करते करते बाबा के साथ पुल तक आ जाता है। तभी माधव वहां पे उतर जाता है और अमन आगे जाने लगता है। तभी वो देखता है कि आगे जाने वाला पुल टूटा हुआ है। ये देख वो कार वापस लेकर माधव के पास आता है और कहता है, बाबा ये पुल कैसे टूट गया है, और आगे जाने का कोई और रास्ता है? बेटा, आगे जाने का कोई और रास्ता तो नहीं है, तुम वापस घर चले जाओ, वैसे भी रात होने को है, यहाँ जंगली जानवर बहुत हैं, या तो चाहो तो मैं भी आपको ये गांव घुमा सकता हूँ। पहले भी मैं आने वाले लोगों को घुमाया करता था, लेकिन जब से ये बड़े बड़े होटल बन गए हैं, हम जैसे छोटे लोगों का काम बंद हो गया। अमन, क्यों ना हम इनके यहाँ ही रुक जाएं? वैसे भी गांव भी तो घूमना है, तो ये बाबा घुमा भी देंगे हमें। ठीक है बाबा, हम आपके यहाँ रुककर वेकेशन को एंजॉय करेंगे। तभी माधव घर में चला जाता है और बाकी सब भी अपना सामान लेकर माधव के घर में जाने लगते हैं। तभी माधव सभी को रोककर कहता है, रुक जाओ साहब, ये लो, पहले थोड़ा पानी पियो, कितनी दूर से आए हो। सभी पानी पी लेते हैं, लेकिन वंश नहीं पीता और सभी घर के अंदर जाते हैं। घर बहुत सुंदर होता है, अंदर बहुत अच्छे से सजाया हुआ होता है, साफ सुथरे बेड, किचन, ये सब देख सभी खुश होते हैं। और तभी वंश भी घर के अंदर आता है और वो घर को देख चीखते हुए घर से बाहर भाग जाता है और अमन भी उसके पीछे जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे भागकर क्यों आए? वो खून अंदर, वो कुछ नहीं साहब, बच्चा है, थक गया होगा, आप इसको थोड़ा पानी पिला दो, ठीक हो जाएगा। पानी पीने के बाद वंश को घर में ले जाते हैं और वंश को भी घर अब काफी पसंद आता है। अनवी और वंश वहां खेलने लगते हैं और नेहा अमन से बात करते हुए अपने बाल ठीक करने लगती है और उसके ठीक सामने एक काफी सुंदर शीशा था। उस शीशे में माधव भी दिख रहा था, जो किचन में काम कर रहा था। तभी नेहा देखती है कि माधव एक खून से लथपथ टोकरी से किसी इंसान का काटा हुआ हाथ निकालकर काट रहा है। ये देख नेहा चीखते हुए कहती है, अमन, वो माधव इंसान का हाथ काट रहे हैं। क्या कह रही हो तुम?
क्या हुआ नेहा बिटिया, हम तो मूली काट रहे हैं, वो देखो। नेहा भी किचन की तरफ देखती है, जहां माधव एक मामूली सी टोकरी में से मूली निकालकर उन्हीं को काट रहे थे। ये देखो, ये मूली है। और क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, लगता है थकान हो गई है बस। माधव वापस खाना बनाने में लग जाता है और एक शैतानी हंसी हंसते हुए अपनी उंगली काटकर बह रहे खून को खाने में मिला देता है। वंश वहां सब कुछ अमन के फोन से रिकॉर्ड कर रहा होता है और फोन में वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके एक जगह फिक्स करके रख देता है। और फिर माधव सभी के लिए खाना लेकर आता है और सभी खा लेते हैं, लेकिन अवनी नहीं खाती है। और उसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। देर रात अवनी की आंख खुलती है भूख की वजह से, तो वो देखती है कि वो सोई तो घर के अंदर थी, लेकिन अभी वो घर के बाहर लेटी हुई थी, वो भी अकेले। अवनी उठकर घर के आसपास देखने ही लगती है कि तभी वो देखती है कि उसकी मम्मी उसके पास आ रही हैं और अवनी भी भागते हुए नेहा के पास जाती है। लेकिन तभी अवनी देखती है कि नेहा का चेहरा खौफनाक हो गया है, मुंह से खून टपक रहा है और पैर उल्टे हो गए हैं। नेहा दूसरी तरफ भागने का सोचती है, तभी उसको अमन और वंश ने घेर लिया था, जो देख अवनी बहुत डर जाती है क्योंकि वो लोग अवनी को मारना चाहते थे। अवनी जल्दी ही अमन की कार के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेती है और जैसे ही वो लोग कार को छूते हैं तो उन्हें जोरदार करंट लगता है और सभी दूर जाकर गिरते हैं और गायब हो जाते हैं। अवनी वहीं कार में सो जाती है। अगले दिन, नेहा, अवनी कहाँ है? कल रात तो यहीं सो रही थी। अमन बाहर जाकर देखता है तो अवनी कार में सो रही होती है। क्या हुआ अवनी, तुम यहाँ कैसे आई? पापा, वो भूत, मैं भूत। लगता है नींद में चलते हुए यहाँ आ गई होगी। नहीं मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, भूत। अवनी की ऐसी हालत देख उस दिन वो लोग कहीं नहीं जाते और रात के वक्त अमन अवनी के साथ कार में ही सोता है और नेहा वंश के साथ घर में। अवनी के सोने के बाद अमन अपना फोन चेक कर रहा होता है, जिसमें वंश ने कई फोटो और वीडियो बनाई होती हैं। तभी उसमें कल रात वाली वीडियो भी प्ले हो जाती है, क्योंकि वंश कैमरा ऑन करके ही सो गया था। तो कल रात को जो हुआ वो सब रिकॉर्ड हुआ था। वीडियो में अवनी अपने आप हवा में उड़ते हुए घर से बाहर चली गई और उसके बाद कैसे ये सभी लोग नींद में चलते हुए खुद भी घर के बाहर गए और अचानक ही वापस भी आ गए। ये सब क्या था? क्या हो रहा है मेरे परिवार के साथ? इतने में अमन देखता है कि उसकी कार के सामने वंश पीठ करके खड़ा है। अमन तुरंत वंश के पास जाता है। बेटा, इतनी रात बाहर क्या कर रहे हो? चलो अंदर चलो। अमन कुछ कहता कि तभी वंश अपनी जगह पर खड़े खड़े अपनी गर्दन अमन की तरफ घुमा लेता है और कहता है, पापा, अब कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब एक साथ रहेंगे। ये देख अमन डर कर पीछे जाने लगता है और तभी अवनी भी देख लेती है और कार का दरवाजा खोल देती है। पापा, जल्दी से कार में आओ। अमन भागते हुए कार में चला जाता है और वो आत्मा कार को छू नहीं पाती। ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है ये सब? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। पापा, हमें किसी की मदद लेनी होगी। मम्मी और वंश को बचाना होगा। मैंने पीछे आते वक्त यहाँ चाय की दुकान देखी थी। अमन जल्दी से कार चलाकर चाय वाले के पास पहुंच जाता है और उसको अपने साथ हुआ सब कुछ बता देता है। साहब, आप तो बड़ी मुसीबत में फंस गए हो। वो माधव का घर है, जिसका बेटा अम्पले में काम करता था, लेकिन चोरी की वजह से उसको कंपनी से निकाल दिया गया था और उसने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। लेकिन उसका बाप एक तांत्रिक था। उसकी आत्मा आज भी उसी घर में बसती है, बदला लेने के लिए। हमारी मदद करो, वो मेरी बीबी और मेरे बेटे को मार देगा। साहब, हम मामूली से चाय वाले हैं, उस प्रेत से कैसे लड़ेंगे? आप भगवान से मदद मांगो, वही कुछ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सुना है कि पूरे परिवार के मरने के बाद उनकी अस्थियां किसी ने नहीं बहाई। अगर आप उन अस्थियों को बहते हुए पानी में डाल दोगे तो उन सभी की आत्मा को ये लोग छोड़ करके प्रेत लोग जाना ही होगा। अमन अपनी बेटी के साथ वापस माधव के घर आता है और कार में रखे गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर अवनी को कार में छोड़कर घर के अंदर जाता है, जहां पहले सजाने के सामान लगे हुए थे।
अब पूरे घर में वहां इंसानों की लाशें टंगी हुई थी। चारों तरफ खून ही खून है और एक जगह गोले में नेहा और वंश बैठे हुए हैं। अमन भाग कर जाता है दोनों को उठाने के लिए, लेकिन दोनों उसकी बात ही नहीं सुन रहे होते हैं और अपने ही हाथ से अपना गला काटने वाले होते हैं। तभी वहां माधव भी आ जाता है। बाबा, छोड़ दो मेरे परिवार को, माफ कर दो हमें। तुम लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बेटे के बारे में। चोर बोलकर उसको बेइज्जत कर निकाल दिया। क्या हुआ अगर तुम्हारे लाखों रुपए में से कुछ पैसे ही चुरा लिए तो? मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो इतनी सी बात पे अपनी जान ले लेगा। तुम लोगों के लिए इतनी सी बात थी। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया और अब मेरी बारी है। तू भी अपने पूरे परिवार को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख। तभी अमन की नजर वहां पड़े मटके के ऊपर जाती है जिसमें लाल कपड़ा बंधा हुआ था। अमन देर ना करते हुए वो मटका उठाकर भागने लगता है, लेकिन माधव उसके सामने आकर उसका गला पकड़कर हवा में उड़ाकर घर के बाहर फेंक देता है। अमन फिर भी घड़ा छोड़ता नहीं है और पास के टूटे हुए पुल की तरफ भागता है, लेकिन माधव उल्टा चलते हुए तेजी से माधव के सामने आ जाता है और माधव को अपनी जादू से हिलने तक नहीं देता है। अब देख कैसे तुम सब एक एक करके मरोगे। इतने में ही अवनी कार से उतर कर आती है और अपने पापा के हाथ से मटका लेकर पुल की तरफ भागने लगती है, लेकिन तभी माधव अन्वी को हवा में उड़ाकर अपने सामने ले आता है और अन्वी का दम घुटने लगता है। तभी अवनी अपने दूसरे हाथ में गणेश जी की मूर्ति को माधव के सिर पर लगा देती है, जिससे माधव जलने लगता है और अमन उसके जादू से आजाद हो जाता है और अन्वी से मटका लेकर उसको पुल के ऊपर मारकर तोड़ देता है और अस्थियां उस नदी में बहा देता है, जिससे सभी आत्मा मुक्त हो जाती हैं। नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। बिना अपना बदला लिए मैं वापस जरूर आऊंगा। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अमन अपने पूरे परिवार को ठीक ठाक लेकर वहां से चला जाता है